हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और हमने कल जो है अध्याय 3 परमाणु संरचना के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और आज हम अध्याय 3 परमाणु संरचना में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, है ना। अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद, और रदरफोर्ड का परमाणुवाद ये पढ़ने जा रहे हैं। का परमाणुवाद, है ना, इसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जे जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। आइए इसमें देखते हैं। ई रदरफोर्ड, है ना, ई रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थी, ई रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थी, एक का नाम था गीगर और दूसरे का नाम था मार्सडेन, है ना, मार्सडेन। ई रदरफोर्ड और उसके शिष्य, उनके विद्यार्थी गीगर और मार्सडेन ने परमाणु को समझने के लिए एक प्रयोग किया, है ना। इन तीनों ने परमाणु को समझने के लिए एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पतरी, है ना, सोने का क्या लिया? एक प्लेट लिया। ठीक है, सोने का एक प्लेट लिया उन्होंने। ठीक है, सोने के एक महीन पतरी पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की तेज बौछार की। अब उन्होंने क्या किया? उच्च ऊर्जा वाले तेज अल्फा कणों की अल्फा कणों की बौछार उन्होंने कर दी इसमें पतरी में। ठीक है, फिर क्या हुआ? तेज बौछार कर दी। अल्फा कणों का द्रव्यमान क्या होता है? हीलियम के बराबर होता है। हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है ना, द्रव्यमान लगभग 4 होता है, उसके बराबर होता है ना, और वे धन आवेशित होता है। ये जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है? धन आवेशित होता है। इसकी बौछार इन्होंने कर दी, है ना, सोने के अत्यंत महीन प्लेट में। ठीक है, तो क्या हुआ? थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है, इसलिए उन्हें अपेक्षा थी कि अल्फा कण थोड़े विचलित होकर निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, है ना। उनका क्या सोचना था रदरफोर्ड का कि जब मैं अल्फा कण, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों के सोने का जो पतरी है, सोने का महीन पतरी है, उस पर बौछार करूं तो क्या होगा? जाकर विचलित हो जाएगा, है ना, जाकर विचलित हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा था, पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? सोने की जो पतरी थी, है ना, सोने की जो पतरी उन्होंने ली थी, उसमें जब उन्होंने अल्फा कण की बौछार की तो क्या हुआ? देखते हैं। अल्फा कण की जब उन्होंने बौछार की तो क्या हुआ? अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधे निकल गए। अधिकांश जो कण थे वो क्या कर चले गए? सीधे निकल गए। अधिकांश, बहुत से कण क्या हो गए? सीधे निकल गए। बहुत सारे कणों की उन्होंने बौछार की थी ना, बहुत सारे निकल गए सीधे, जिससे क्या पता चलता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान खाली है। ये जो सोने का पत्र है उसमें बहुत सारे स्थान खाली है, तभी तो ये सीधा निकल गया ना। अगर स्थान खाली नहीं रहता तो टकरा जाता। स्थान खाली है इसीलिए अल्फा कण सीधा निकल गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। कुछ कण क्या हो गए? सीधे निकल गए, कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरी दिशा में चले गए, है ना, जिससे यह ज्ञात है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है। अब विचलित क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहाँ धनात्मक भाग आया होगा, इसलिए वो विचलित हुआ होगा, क्योंकि अल्फा कण स्वयं धनात्मक है। तीसरा क्या हुआ? लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन। अब कुछ कण ऐसे थे जो क्या हुए? बहुत कम कण टकरा कर उसी दिशा में वापस भी आ गए। तो ये 3 चीज़ हुआ। जब अल्फा कणों की उन्होंने सोने की पतरी पर बौछार की तो बहुत अधिकांश कण सीधे निकल गए, कुछ कण विचलित हो गए और कुछ कण वापस लौटकर आ गए, बहुत कम कण वापस लौटकर आ गए। ठीक है, जिस दिशा में वो निकला था। यदि अल्फा कण टकरा कर वापस आ रहा है तो इसका तात्पर्य वहाँ पर द्रव्यमान
वाला भाग काफ़ी संकुचित है ना, ना कि फैला हुआ, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग परमाणु के बहुत ही कम आयतन में सीमित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना। इस तरह रदरफोर्ड ने विचार रखा कि परमाणु में धन आवेश, परमाणु में धन आवेश, परमाणु में धन आवेश, ठीक है, तथा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे आयतन में होता है जिसे उन्होंने नाभिक कहा, है ना। धन आवेश, ठीक है, होता है, छोटा सा आयतन होता है उसका, उसको उन्होंने नाभिक कहा, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक पदार्थ में जो धन आवेश होते हैं, है ना, धन आवेश होते हैं और द्रव्यमान बहुत ही छोटा आयतन में होता है, उसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं और अंदर क्या होता है, धनात्मक हिस्सा, ठीक है, तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिक्रमा पथ अलग होता है, अलग अलग। इस तरह रदरफोर्ड ने प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होता है ये उसने नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होता है उसको उन्होंने नहीं बताया, है ना। यह डेनमार्क के एक भौतिक शास्त्री नील्स बोर ने बताया कैसे वितरित होता है परमाणु का वितरण। परमाणु का वितरण, परमाणु का वितरण किसने बताया? डेनमार्क के वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, नील्स बोर, नील्स बोर ने बताया, है ना, नील्स बोर ने बताया। ठीक है, अब देखते हैं रदरफोर्ड के बारे में कुछ खास चीज़ है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यही था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार किया सोने के पतरी पर। उन्होंने ये सोचा कि सोने की पतरी पर जैसे ही अल्फा कण जाएंगे वे विचलित हो जाएंगे मार्ग से, क्योंकि ये धनात्मक है ना, और ये अल्फा कण भी धनात्मक है, परंतु उसके विपरीत हुआ, बहुत अधिक कण क्या हुए, सीधे निकल गए। उसका मतलब ये हुआ कि उसमें बीच में गैप है, सभी परमाणु जुड़े हुए नहीं हैं। जो सोने की पतरी है कुछ जो है विचलित हो गया, और 20,000 में एक कण, मतलब बहुत कम कण जो है वापस लौट कर आए गए। तो यही था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रदरफोर्ड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं, परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रदरफोर्ड के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है ना। तो रदरफोर्ड के बारे में जानते हैं हम लोग। रदरफोर्ड नाम का जो वैज्ञानिक था उसके बारे में कुछ चीज़ें चलिए हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड के बारे में। ठीक है, चलिए। न्यूजीलैंड के ई रदरफोर्ड, है ना, ई रदरफोर्ड कहाँ के थे, न्यूजीलैंड नामक देश के थे, है ना, न्यूजीलैंड नामक देश के वैज्ञानिक थे ई रदरफोर्ड, है ना। ठीक है, और ई रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ था? 1871 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इनको, है ना, ई रदरफोर्ड, जिन्हें नाभिक रसायन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ई रदरफोर्ड को क्या कहते हैं? नाभिकीय रसायन का जनक कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। ई रदरफोर्ड को, ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, बड़ी काम की चीज़ें हैं, है ना। ई रदरफोर्ड को क्या बोला जाता है? नाभिकीय रसायन के जनक कहा जाता है। नाभिकीय रसायन का जनक इन्हें कहा जाता है। नाभिकीय रसायन का जनक, ई रदरफोर्ड को नाभिकीय रसायन का जनक कहा जाता है ना, जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें परमाणु के नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज के लिए, है ना, नाभिक की खोज के लिए, परमाणु में नाभिक की खोज के लिए, नाभिक की खोज के लिए सन 1908 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। परमाणु नाभिक की खोज के लिए सन 1908 में नोबेल पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पत्थर, है ना, जिसका था लगभग 100 नैनोमीटर पतली पर आवेशित अल्फा कण की तेज बौछार की, और इस प्रयोग में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की परमाणु त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या से 10/8
5 गुनी छोटी होती है। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड जो है न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। उनका जन्म 1871 में हुआ, उनकी मृत्यु 1937 में हुई। और रदरफोर्ड को नाभिकीय रसायन के जनक के रूप में जाना जाता है। और रदरफोर्ड को नाभिक की खोज के लिए 1908 में प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। चलिए, अब इतना जो हम लोगों ने पढ़ा उसके आधार पर 2 प्रश्न उठते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला जो है हमारा, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग स्वर्ण पत्र के अतिरिक्त रजत पत्थर अर्थात चांदी या ऐसे ही अन्य तत्वों के पत्थर से संभव होगा? तर्क सहित समझाइए। देखिए, हम लोग जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने अल्फा कणों को क्या किए थे, जो सोने का पत्र था उसमें से गुजारा था। इसमें ये पूछ रहा है कि सोने के अलावा चांदी या और किसी अन्य पत्र से गुजारे तो ऐसा संभव हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल संभव हो सकता है। हाँ, संभव हो सकता है। ठीक है, हाँ संभव हो सकता है, पर अलग हो सकता है कि कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें जो स्वर्ण पत्र के समान ना हो, उसकी कोई और गुण हो, तो वो उस चीज़ को ना दर्शा पाए जिसको स्वर्ण पत्र ने दर्शा पाया है ना। परंतु क्या वहाँ संभव हो सकता है, परंतु अलग 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 तत्व के पत्थर में इस प्रयोग का परिणाम भिन्न भिन्न हो सकता है। परिणाम भिन्न भिन्न हो सकता है ना, भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या प्रश्न हो सकता है। थॉमसन ने परमाणु के अविभाज्य होने की परिकल्पना को किन आधारों पर चुनौती दी, है ना। पहले क्या बोलते थे कि परमाणु अविभाज्य, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, पर थॉमसन ने उसको चुनौती दी। किस आधार पर चुनौती दी? सर जे थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, हमने पढ़ा था ना कल। तो थॉमसन ने क्या देखा, थॉमसन ने क्या देखा कि परमाणु में एक और कण है जो ऋणात्मक है। इस प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इस आधार पर उन्होंने परमाणु के अविभाज्य होने की परिकल्पना को चुनौती दी। ठीक है, क्योंकि ये बोला जाता था कि परमाणु अविभाज्य है तो उसमें एक और कण कैसे मिल गया, है ना। तो इस आधार पर उन्होंने चुनौती दी। थॉमसन ने यह देखा कि परमाणु में प्रत्येक परमाणु में एक ऋणात्मक कण होता है, ऋणात्मक सूक्ष्म कण होता है, ऋणात्मक कण होता है। और इसी आधार पर थॉमसन ने परमाणु के अविभाज्य होने की परिकल्पना, थॉमसन ने परमाणु के अविभाज्य होने की परिकल्पना को चुनौती दी। ठीक है जी, तो ये 2 प्रश्न हो सकते हैं, हमने अभी तक पढ़ा उसमें से निकल कर आ सकते हैं, तो इनके उत्तर हम लोगों ने जान लिया। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए
तो नेक्स्ट क्या है टॉपिक, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, कैसे वितरित होते हैं, है ना, इसके बारे में हम देखेंगे। तो रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु नाभिकी मॉडल ने परमाणु में एक छोटे से नाभिक और उसके चारों ओर क्या बताया था। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि परमाणु का नाभिकी मॉडल, परमाणु का ये नाभिक हो गया, नाभिकी मॉडल में एक छोटे से नाभिक, है ना, परमाणु में एक छोटा सा नाभिक, ये परमाणु है, परमाणु में ये छोटा सा क्या है, नाभिक है, परमाणु में एक छोटे से नाभिक और उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना, जो ऋणात्मक होता है उसको बताया था। पर इस मॉडल से स्पष्ट नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस तरह वितरित होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु में किस प्रकार वितरित होते हैं, परमाणु के जो नाभिक होता है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो किस प्रकार वितरित होते हैं, उसको उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तब क्या समान आवेश वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते होंगे, आपस में टकरा जाते हैं। देखो अब समान आवेश वाले अगर माइनस माइनस रहता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है ना, मतलब एक दूसरे को ढकेलता है, प्लस प्लस रहे तब भी एक दूसरे को ढकेलता है। तो यहाँ पर ये हुआ कि ये तो पूरा ऋणात्मक है, तो एक दूसरे को ये या तो प्रतिकर्षित करता होगा, है ना, या आपस में टकरा जाता होगा, है ना। आखिर परमाणु के अंदर कैसी व्यवस्था है जो इन अपरमाणु कणों को व्यवस्थित रखती है, परमाणु के अंदर क्या व्यवस्था है जो इसको व्यवस्थित रखता है ना। नील्स बोर ने अपने सहयोगी, मैंने जिक्र किया था नील्स बोर का, नील्स बोर और इनके सहयोगी कौन थे, नील्स बोर और इनके सहयोगी बरी, नील्स बोर और इनके सहयोगी बरी के साथ मिलकर प्रश्नों से जूझते हुए इन इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट किया, जिसे बोर बरी योजना के नाम से जाना जाता है। नील्स बोर का बोर और बरी नामक वैज्ञानिक का बोर बरी योजना, बोर बरी योजना को हम लोग देखेंगे। बोर बरी योजना के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो कैसे व्यवस्थित रहते हैं उसको, है ना। बोर बरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षा के चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं को KLMN इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नाभिक के सबसे समीप वाली पहली कक्षा या कक्ष मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको पूरा स्पष्ट बताऊंगा चित्र के माध्यम से। K कहते हैं, दूसरी कक्षा को L कहते हैं और तीसरी कक्षा, अगली कक्षा को MN से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु की कक्षाएँ देखो, परमाणु की कक्षा क्या होती है, देखो एक तो नाभिक होता है परमाणु में, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है ना। ये देखिए ये एक नाभिक हो गया परमाणु का, ठीक। अब इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की कक्षाएं, है ना। ये क्या हो गया, नाभिक हो गया अपना, है ना। ये हमारा क्या हो गया, नाभिक, ये नाभिक है परमाणु का नाभिक। और इसके चारों ओर क्या होते हैं, कक्ष होते हैं, है ना, कक्ष होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले इस नाभिक के बाद कौन सा कक्ष आता है, इसको बोलते हैं कक्ष के, इसको बोलते हैं कक्ष के कक्ष, है ना। के कक्ष होता है नाभिक के बाद, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इन्हीं कक्षाओं में, पहले के कक्ष में। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो L कक्ष में, जो इसके बाद होता है कक्ष L कक्ष, है ना, L कक्ष या कक्ष L भी बोल सकते हैं, L कक्ष। और जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसके बाद आते हैं और कक्ष होता है, उसमें चारों ओर एक रिंग जैसा बना रहता है जिसमें घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे M कक्ष, M कक्ष। और लास्ट जो होता है वो होता है N कक्ष, N कक्ष,
ठीक है, तो बोल रहे थे ना कि ये कैसे वितरण होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो बोर बरी योजना में नील्स बोर और उनके फ्रेंड, उनके दोस्त बरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर ये बताया कि प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्ष होते हैं। कौन कौन सा? K कक्ष, L कक्ष, M कक्ष और N कक्ष। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं ना। तो ये परमाणु की कक्षाएं, परमाणु की कक्षाएं चित्र में हम लोगों ने बताया परमाणु की कक्षाएं, है ना। तो ये है वो, तो ये बात बोर बरी ने दिया, नील्स बोर और बरी नामक उनके वैज्ञानिक ने, है ना। तो अब बोर बरी योजना, ये तो परमाणु कक्षा के बारे में बताया। अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। बोर बरी की जो योजना थी, नील्स बोर और उनके दोस्त वैज्ञानिक जो थे बरी, बोर बरी, दोनों ने मिलकर जो बनाया ना योजना, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक करके या नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, बोर बरी योजना और इलेक्ट्रॉनों का वितरण। बोर बरी योजना, बोर बरी योजना क्या योजना था, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इन दोनों को हम लोग देखेंगे। और इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, है ना, इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो बोर बरी योजना के द्वारा, इस योजना का पहला नियम बताते हैं। इस नियम के अनुसार किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2n² होती है। 2n² होता है ना। जहाँ n क्या होता है? कक्ष की संख्या। n क्या होता है? कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या होता है ना। n जो है कक्षा की संख्या होता है ना। मतलब आप समझे ना, प्रत्येक कक्ष में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो n कक्षा की संख्या मैंने बताया था ना। देखो, ये नाभिक हो गया, इसके बाद ये K कक्ष आता है सबसे पहले, उसके बाद L कक्ष, फिर M कक्ष, है ना, फिर N कक्ष। तो अब देख लो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसका, K कक्ष में कितना आएगा? N कक्षा की संख्या है, K 2n² होता है, मतलब 2n, मतलब K कौन सा कक्ष है? नाभिक के बाद पहला कक्ष है, तो 1 का स्क्वायर, मतलब 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? 2। अब कक्षा दूसरी, इसलिए 2 का स्क्वायर, n की जगह 2 रख देते हैं। तो 2 × 2 का स्क्वायर का होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो दूसरे कक्षा में कुल टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इस प्रकार इसको हम लोग गणना कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया, ठीक है। अब देखो, और एक बात और बता दूं कि सबसे बाहरी जो कक्षा होती है किसी परमाणु की, उसको संयोजी कक्षा बोलते हैं, है ना, ठीक है। और दूसरा बात जो इन्होंने बताया, बोर बरी योजना के अंतर्गत सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? 8 होती है। अधिकतम संख्या 8 होती है, ठीक है। और एक अपवाद है इसमें, K कक्ष जब बाह्यतम कक्ष हो तब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु अगर कोई किसी में K कक्ष हो गया तो उसमें बाह्य में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम, है ना, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसमें एक कक्ष K कक्ष बस आता है और 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये एक अपवाद है। तीसरा, बोर बरी योजना में क्या कहा गया? किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से नहीं भर जाती। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। बोर बरी योजना के तहत प्रथम 18 तत्वों की परमाणु संरचना, मतलब अगर कहीं से इसमें और इलेक्ट्रॉन आया तो सबसे पहले K कक्ष में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर L में, फिर M में, फिर N, इस प्रकार जाता है। ऐसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर दिए तो N में चला जाएगा। सबसे पहले वो K में जाएगा, K अगर भर गया तो L में जाएगा, L भर चुका है तो M में जाएगा, M भर चुका है तो N में, इस प्रकार इसमें होता है ना। देखिए, अगर मैं इसको अच्छे से और डिस्क्राइब करूँ तो जैसे लिथियम, है ना, लिथियम, जैसे हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन तो भाई इसमें परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक नाभिक हो गया उसका, और एक K कक्ष होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये ख़त्म हो गया हाइड्रोजन का। हीलियम,
हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें एक नाभिक और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। उसी प्रकार हाइड्रोजन हीलियम तीसरा जो होता है लिथियम परमाणु क्रमांक, तो ये नाभिक हो गया और ये के कक्ष हो गया उसका। के कक्ष में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और लिथियम में क्या होता है 3 होता है ना, ये 1, इसमें 2, इसमें 3 परमाणु, तो तीसरा परमाणु किस में आ जाएगा, के बाद एल कक्ष में आ जाएगा, है ना, लिथियम। और उसी प्रकार फिर मैं ले लेता हूँ बेरिलियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये नाभिक हो गया, के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, सोडियम का उदाहरण ले लूँ, तो सोडियम में क्या होता है 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन के कक्ष में आ जाएगा, और फिर दूसरे कक्ष में क्या होता है, एल कक्ष में 8 अधिकतम होता है, 2 और इसमें 8 हो जाएगा, तो 8 2 10 हो गया, एक और जो रहेगा वो एम कक्ष में आएगा, तो 11 हो गया। इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। तो ये है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये हो गया बोरबरी योजना, जिसके अंतर्गत क्या बात बताया गया। सबसे पहले तो प्रत्येक कक्ष में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें कक्षा n जो है कक्षा की संख्या है। और दूसरा बात क्या बोला कि प्रत्येक परमाणु में उसके बाहरी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, पर एक अपवाद है क्या, के कक्ष वाला, है ना। और थर्ड इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का भराव क्रमानुसार होता है, सबसे पहले के में, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में जाता है। तो ये था बोरबरी योजना, है ना। एक और चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, जिसको आपको जानना ही चाहिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर, और आप लोग डेली क्लास में ज्वाइन हुआ कीजिए, ताकि आप लोग 9वीं कक्षा को पूरा यूट्यूब में हमारे पढ़ पाएँ। अब देखिए तत्व और उनका जो परमाणु क्रमांक है वो हमें ज़रूर याद रहना चाहिए, है ना। तत्व और परमाणु क्रमांक, तत्व और परमाणु क्रमांक, इसको हम लोग को याद रखना चाहिए। कम से कम 30 तत्व और उनके परमाणु क्रमांक हमको याद रहना चाहिए, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग इसको ज़रूर याद करने की कोशिश कीजिए, है ना। इसको अपने कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, और डेली एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कम से कम 30 होते हैं, 30 आपको याद रखने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम परमाणु क्रमांक 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6 परमाणु क्रमांक होता है ना, 7, ऑक्सीजन 8, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, है ना परमाणु क्रमांक। तो इस प्रकार हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर आता है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो उसके परमाणु क्रमांक हमको याद रखने चाहिए, ताकि हम लोग परमाणु क्रमांक से उसके गुणों को समझ पाएँ, ठीक है। तो इसको आप लोग कम से कम हम लोग यहाँ पर 14 लिखे हैं, इनके परमाणु क्रमांक को जरूर याद रखें, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होगा अभी हम लोग 9th में भी, 10th में भी, और अगर आप साइंस लेते हैं 11th 12th में तो भी, ठीक है। मैथ से बायो लेता हूँ। चलिए आगे अगला टॉपिक देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, है ना। परमाणु संख्या जो मैं अभी बता रहा था, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या,
परमाणु और उनका द्रव्यमान, है ना, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। ठीक है। गोल्डस्टीन द्वारा 1886 में, है ना, इसको तो हम लोग पढ़े थे कल। गोल्डस्टीन नहीं पढ़ा होगा पार्ट 1 में देख लेना, है ना। गोल्डस्टीन ने क्या हुआ था 1886 में, किनाल किरणों की खोज हुई। ये धनावेशित होते, कल प्रोटॉन बताया ना, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उनके द्वारा दूसरे अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज हुई, है ना, यही है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत होता है ना। और 1932 में जेम्स चैडविक, एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, इसको आप लोग ज़रूर याद रखना, जेम्स चैडविक या जे चैडविक करके भी बोल सकते हैं, जे चैडविक, है ना, जेम्स चैडविक, है ना, ने एक अपरमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी, जो न इलेक्ट्रॉन और न ऋणात्मक होता है न धनात्मक होता है, उदासीन, है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्या में बराबर होती है। परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अधिकतर परमाणु क्रमांक ही होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। इसी प्रकार व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के आधार पर ज्ञात किया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो हमें क्या होता है, द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दें तो उसका द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या को नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, यू। और यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, जिसको द्रव्यमान के लिए यूज़ करते हैं। नाभिक में उपस्थित हो परमाणु कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला के हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से तथा न्यूट्रॉन को एन से दर्शाया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ई से, जो कि क्या होता है, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ना, और ये ऋणात्मक होता है, इसको याद रखना। ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने, जो धनात्मक होता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी प्लस से प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक होता है। और सर जेम्स चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज किया, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, एन से प्रदर्शित करते हैं, है ना, न्यूट्रॉन को। N0 भी बोल सकते हैं ना, न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन, इसको भी याद रखना, ने की थी। नाभिक में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। तो किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक किस प्रकार लिखा जाता है। देखो, अगर मैं हाइड्रोजन को लिख रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा, तत्व का प्रतीक लिखूंगा। पहले तो हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं। नीचे क्या, परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। ऊपर क्या, परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर 1 होता है। तो इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैं मैग्नीशियम को प्रदर्शित करना चाहूँ तो सबसे पहले उसका क्या लिखूँगा, तत्व का प्रतीक लिखूँगा। देखो कैसे लिखते हैं, तत्व को सीखो। और परमाणु संख्या को 12, नीचे परमाणु संख्या इसका 12 होता है ना। और इसका जो होता है 24 द्रव्यमान, इसको ऊपर। तो इस प्रकार मैं लिखूँगा, है ना। सोडियम भी ले सकते हैं। लिथियम तथा कैल्शियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 3 तथा 20 है। लिथियम और कैल्शियम की परमाणु संख्या, ठीक है। तो ये सभी होता है। तो इस प्रकार हम इसमें परमाणुओं को प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के बारे में आज हम लोगों ने जान लिया इस टॉपिक के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समस्थानिक, परमाणु भार और समभारिक, है ना, समस्थानिक। ठीक है। सबसे पहले अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगले टॉपिक में 3 चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, समस्थानिक, परमाणु भार और समभारिक। समस्थानिक, पहले समस्थानिक के बारे में, फिर परमाणु भार के बारे में,
भार के बारे में, और फिर समभारिक के बारे में, और समभारिक। इसको आइए हम लोग देखते हैं समभारिक। हाँ, तो देखिए सबसे पहले समस्थानिक को देखते हैं। समस्थानिक है ना, समस्थानिक को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, है ना। ठीक है, देखो समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो, जिनकी परमाणु संख्या समान हो, ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान अलग अलग हो, द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक किसे कहते हैं? वह तत्व या परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। जैसे कि मैं बताता हूँ क्लोरीन 35, इसमें क्लोरीन का द्रव्यमान 35 होता है परंतु परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? 17 होता है। ठीक है ना। और तो यहाँ पर दोनों में देखिए परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। परमाणु क्रमांक 17 है, परमाणु द्रव्यमान 35 और 37 है। तो इसी तत्व को जिनके परमाणु संख्या परमाणु संख्या समान हो तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसको समस्थानिक कहते हैं। अब परमाणु भार के बारे में देखते हैं। परमाणु भार के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परमाणु भार तो हम जान चुके हैं कि क्या होता है जब हम उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी तत्व के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है उसको हम लोग परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग किसको? समभारिक किसको कहते हैं उसको देखो, समभारिक। अब देखिए यहाँ शब्द से ही पता चलता है, जैसे यहाँ पर भी समस्थानिक मतलब जिनके स्थान मतलब परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक। उसी प्रकार समभारिक जिसके भार समान हो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, जैसे नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु क्रमांक 7 होता है। देखो भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक है पर द्रव्यमान दोनों का 14 ही होता है, तो इसको समभारिक कहते हैं, है ना। मतलब ऐसे तत्व या परमाणु जिनके भार समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, है ना, तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं, है ना, भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, समभारिक कहलाते हैं। तो ये है ना। और अभी तक जो पढ़ा उसमें से कुछ प्रश्न आते हैं, है ना, उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन सा टाइप का प्रश्न आ सकता है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 15, है ना, परमाणु संख्या 15 और द्रव्यमान 31 हो तो उसमें उपस्थित अपरमाणु कणों की संख्या क्या होगी? देखो सबसे पहले तो क्या बोला है? 31 परमाणु द्रव्यमान। हल, देखो इसको हल करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या परमाणु संख्या प्लस अपरमाणु संख्या, अपरमाणु कण,
ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है, परमाणु संख्या 15 दिया है, परमाणु द्रव्यमान क्या दिया है 31, तो परमाणु द्रव्यमान 31 है ना, परमाणु द्रव्यमान 31 बराबर परमाणु संख्या 15 दिया है, प्लस क्या अपरमाणु कण, ये नहीं बताया गया, इसको हमको ज्ञात करना है, अपरमाणु कण है ना। तो यहाँ पर देखिए 15 जो है उधर प्लस में है, पक्षांतर होकर इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर अपरमाणु कण, और परमाणु कण। अब देखिए 31 में 15 घटा दीजिए, 16 बचेगा, तो 16 इसमें अपरमाणु कण की संख्या है ना, अपरमाणु कणों की संख्या बोले ना, अपरमाणु कणों की संख्या ज्ञात कीजिए बोला है ना, तो अपरमाणु कणों की संख्या क्या हो गया 16, ठीक है। तो ये पहला इस प्रकार हल हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, दूसरा देखिए, यदि किसी परमाणु की K और L कक्षा भरी हुई है और M कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, है ना। क्या बोला है, एक परमाणु है, तो परमाणु का ये नाभिक बना दिए, उसकी K कक्षा में और L कक्षा भरी हुई है, तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों भरा हुआ है बोल रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है K कक्षा में। इसके बाद L कक्षा आता है, L कक्षा भरा हुआ है बोल रहा है, L कक्षा K और L दोनों भरा हुआ है ना, तो L में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी भरा हुआ है, मतलब इसमें कुल टोटल 8 आ जाएंगे। तो ये बोला है, यदि एक किसी परमाणु K और L कक्षा भरी हुई है, M कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद M कक्षा आता है, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भरा नहीं हुआ है, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस परमाणु की परमाणु संख्या ज्ञात करना है। तो परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका योग ही तो परमाणु संख्या होता है ना, ठीक है। तो परमाणु संख्या पूछा है हमको, तो परमाणु संख्या बराबर K कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस L कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस M कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मतलब K में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, L में कितने 8 है, और M अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 10 और 2 12 है ना। उत्तर क्या है, परमाणु संख्या 12 है, परमाणु संख्या क्या है बोल रहा है ना, परमाणु संख्या 12 है, ये उत्तर आएगा। थर्ड देखिए, बोरबरी योजना के अनुसार निम्नलिखित परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन वितरण कीजिए। इलेक्ट्रॉन वितरण हम लोग करते हैं बोरबरी के अनुसार, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखिए सबसे पहले क्या दिया, सॉरी N लिख दिया हुआ है, सोडियम है Na, तो Na का परमाणु वितरण किस प्रकार होगा, Na में क्या दिया, देखो ये जो वाला भाग होता है परमाणु संख्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, सोडियम में 11, तो सबसे पहले इसका नाभिक बन गया। इसके बाद K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 है टोटल है ना। दूसरा L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, तो 8 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरे में, है ना। 2 और 8 10 हो गया। एक जो इलेक्ट्रॉन है KL, ये M कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार इसमें वितरण होगा बोरबरी में Na का, सोडियम का है ना, जिसका 11 परमाणु क्रमांक और 23 परमाणु भार है। दूसरा क्या है अपना, कार्बन 6 परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक और 12 परमाणु द्रव्यमान, तो इसमें भी क्या होगा, पहले सबसे पहले इसका नाभिक के चारों ओर कक्ष, पहले L कक्ष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कुल टोटल परमाणु क्रमांक 6 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी तो 6 होंगे। उसके बाद दूसरा 2 इसमें हो गया K, L कक्ष में कितना बच जाएगा अब 4, 1 2 3 4, तो ये 2 और 4 6 हो गया, तो इस प्रकार वितरण होगा। तीसरा जो है क्लोरीन, 17 है इसमें इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक है ना 35। अब देखो 17 इलेक्ट्रॉन को कैसे विभाजित करेंगे, इसमें भी पहले नाभिक बना लिए। K कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन होता है अधिकतम, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। L कक्षा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 तो 10 हो गया, 17 है टोटल। तीसरा में क्या आ जाएगा, KL M कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 17 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस प्रकार यहाँ पर वितरित होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन तीनों प्रश्नों का हल। अब कुछ भी बातों पर और डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम जान चुके हैं कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा नाभिक होता है, देखो सभी में है छोटा सा नाभिक बीच में, है ना, जिसके भार पूरे परमाणु के भार का अधिकतम भाग होता है ना, अधिकतम इसका जो भार होता है वो नाभिक में होता है।
ठीक है। और इसके चारों ओर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन है, चारों ओर घूम रहे हैं, देखो कक्षाओं में घूम रहे हैं ना। परमाणु में के अवलोकन के प्रयास दुनिया भर में किए जा रहे हैं। अभी भी आप भी किताबों, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाओं और कई दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से परमाणु संबंधित अपने प्रश्नों को हल करने की दिशा में प्रयास कीजिए। ये में आपको लिखा हुआ है। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें इसमें, ये हमारा पाठ आज समाप्त हो गया है ना। अध्याय 3 परमाणु संरचना समाप्त हो गया है ना। इसमें मैं देखो शॉर्ट रूप में इसको पढ़ाता हूँ, 5 मिनट में देखिए है ना। 5 मिनट में देखो, कुछ शब्दों के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ शब्द है जिसके मायने अगर आप जान लिए है ना तो समझ लो एक अध्याय आप लोगों ने पूरा समझ लिया और इसके सभी प्रश्नोत्तर को आप हल कर पाएंगे। परमाणु संरचना अध्याय 3 का। पहले तो कक्ष क्या होता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसको कक्ष कहते हैं है ना। और उसके बाद परमाणु संख्या है ना। प्रत्येक तत्व में उनके इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के अनुसार जो संख्या होती है उसको परमाणु संख्या बोलते हैं। इसको Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। परमाणु भार क्या होता है, प्रत्येक परमाणु में उनके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को परमाणु भार कहते हैं है ना। और क्या, समस्थानिक, अभी पढ़े उसको, समस्थानिक ऐसे तत्व या परमाणु जिनके स्थान समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। समभारिक ऐसे तत्व जिनके भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं है ना। इन शब्दों पर ध्यान दो, इसको अगर जान गए तो आप है ना। अब देखिए कैथोड, एनोड, केनाल किरण, अपरमाणु है ना। अपरमाणु कण क्या होता है, अपरमाणु कण। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को मिलाकर कणों की संख्या को अपरमाणु कण कहते हैं है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु में पाया जाने वाला ऋणात्मक भाग को इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। प्रोटॉन, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले धनात्मक भाग को प्रोटॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन है ना, इसको ही जाना था ना। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी है ना। तो उदासीन कण होता है जो नाभिक में पाया जाता है, न्यूट्रॉन है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो इन शब्दों का आपने अर्थ जान लिया तो ये हमारा पाठ समाप्त होता है, ठीक है। कल हम इसके प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे, कल इसके प्रश्नों को हल करेंगे है ना। परमाणु संरचना जो पाठ है उसके परमाणु संरचना अध्याय 3 है ना। तो आज ये समाप्त हुआ। कल इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो रोज़ सुबह 8 बजे आप हमारे YouTube चैनल पर आइए और देखिए इसको। कल 8 बजे प्रश्नों के उत्तर हम इसके बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, ताकि जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूँ आपके 9th क्लास की वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह 8 बजे।